हो गया लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे 2 वीक हमारे होने जा रहे हैं और 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। कल का जो प्रैक्टिस सेट हुआ उसने काफी अफरा तफरी मचाई मार्केट में। और कमेंट के द्वारा मुझे पता चला कि काफी बच्चे रुष्ट हुए कि बहुत टफ पेपर या बहुत टफ प्रैक्टिस सेट आप करा रहे हो सर, सीजीएल लेवल करा रहे हो, ये और वो। पता नहीं क्यों लोग ऐसा पर्सपेक्टिव बनाते हैं। मैं तो जब कोई भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज आप देखो मेरे किसी भी एग्जाम की, हर 8-10 प्रैक्टिस सेट के बाद मैं एक ऐसा चटपटा सा प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर आता हूँ जो थोड़ा सा आपको ये एहसास दिलाए कि भाई जमीन पे ही रहना है, आसमान में नहीं उड़ना है। जीवन में और सिलेबस में बहुत कुछ है जो आपको अभी पढ़ना है, अभी सीखना है। और वो कल वाला प्रैक्टिस सेट था। और ऐसे आगे भी बीच बीच में आपको एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिलते रहेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट हो सकता है 15 प्रैक्टिस सेट होने के बाद एक ऐसा जरूर आए बीच में, एक तूफान सा। तो उससे घबराना नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ सिलेबस मान के चलो या पार्ट ऑफ जर्नी मान के चलो प्रैक्टिस सेट की। पूरे 40 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में 3 से 4 या 5 प्रैक्टिस सेट में ऐसे दूंगा आपको जो वास्तव में अच्छे लेवल के होंगे। एक हो चुका है और मैं ये बताऊंगा भी नहीं कि वो कौन सा प्रैक्टिस सेट है। वो आप खुद अंदाजा लगा लोगे जैसे कल वाले प्रैक्टिस सेट का आपने लगाया। लेकिन वो लेवल थोड़ा सा तैयार करके रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वही लेवल एग्जाम में आएगा। हाँ, ये है कि अगर आपने उसमें से 20 क्वेश्चन पढ़े और उसमें से 15-16 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ठीक है, आपने 15 क्वेश्चन अच्छे लेवल के एक साथ पढ़ लिए। आपका जो एग्जाम आएगा उसमें मान लो अगर 25, 26, 27 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से 4, 5, 6 क्वेश्चन तो जरूर डेफिनेटली अच्छे लेवल के होंगे। तो उन 5, 6, 7 सवाल के लिए भी हमें तैयार रहना है। चलो आज का प्रैक्टिस सेट वही इजी टू मॉडरेट पढ़ते हैं। उससे पहले ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा। 3 पाइप एबीसी को एक साथ खोलने पर यह किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर देता है। ए और बी भरने वाले पाइप हैं जबकि सी खाली करने वाला है। ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, सी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, बी कितने समय में भरेगा? देखो, उसने बोला है कि अगर ए बी सी पाइप खुले रहें तो टंकी जो है वो 30/7 घंटे में भर जाएगी। ए और बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है। कह रहा है ए अकेला 15 घंटे में भर सकता है और सी खाली करने वाला है तो अकेला 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी के ऊपर मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया ताकि वो पता रहे कि ये खाली करने वाला है और इसकी क्षमता माइनस में होगी। तो 30, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 पंजे 60 माइनस का 15 चौकू 60, 30 दूनी 60 और 2 की साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, है ना भाई। 30 दूनी 60, 60 को 30 से भाग करो 2 आएगा और 2 की 7 में गुणा कर दो 14 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है मेरे भाई? 14। ए की कितनी है? 4। सी की कितनी है? -5। ठीक है, सी की कितनी है? -5। तो आप जरा मुझे बताओ मैं बी की वैल्यू क्या रख दूं कि मुझे 4 + b - 5 करके मुझे 14 मिल जाए? जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर 4 - 5 कितना होता है? -1। तो अगर मैं b की वैल्यू को कितना रख दूं? अगर मैं b की वैल्यू को 15 रख दूं, अगर मैं b की वैल्यू को 15 रख दूं तो मुझे पता चलेगा कि 15 और 4 19, 19 में से 5 गया, हमें 14 मिल जाएगा। है ना भैया? आपने देखा ए की क्षमता 4 और बी की सी की कितनी है? -5। तो 4 में से 5 गया -1। अब -1 में मुझे कुछ जोड़ना है बी ताकि मुझे 14 मिल जाए। तो -1 में मैं 15 ही तो जोड़ूंगा, 15 में से 1 गया 14 तभी तो आएगा। तो यानी कि बी की क्षमता मिल गई हमें 15। कह रहा है बी अकेला कितने समय में भर देगा? तो 60/15। आप कहेंगे सर 4 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर ए। ये था कल का होमवर्क क्वेश्चन। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और 20 सवाल अगेन आपके सामने तैयार हैं। सवाल है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए है 10% की छूट पर खरीदा गया, अगर 25% का लाभ कमाना होता तो वस्तु को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए था?
बता सकते हो? भाई 100 रुपए की अगर अंकित वाली वस्तु है, ये क्या है? मार्क प्राइस। अगर मैं इसे 10% के डिस्काउंट पर बेचता हूं तो मैं कितने, सॉरी, 10% के डिस्काउंट पर तो मैं इसे खरीद के लाया, तो मैंने इसे खरीदा कितने में होगा? मेरे लिए इसका कॉस्ट प्राइस होगा सर 100 का 90%, क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट है जी। तो मेरे लिए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपए। कितना हो जाएगा भाई साहब? 90 रुपए। मैं इसे 90 में खरीद के लाया। अब सवाल कहता है भैया इसे 25% के प्रॉफिट पर बेचो। तो अगर मैं 90 रुपए वाली वस्तु को अगर मैं 25% के प्रॉफिट पर बेचता हूं, तो क्या मेरे भाई मैं उसे 125% में नहीं बेचूंगा? बताइए, अगर किसी भी वस्तु पर 25% का लाभ कमाना हो तो क्या उसे 125% में नहीं बेचा जाता है? डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। ये गया 9 पंजू 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11 और बटे 10। आपका जवाब कितना आएगा? 112.5 रुपए में सर उसे बेचा जाना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलें। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए। एक और बी भरी हुई टंकी को 16 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। नोट दैट ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप सी अकेला खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ खोले जाएं तो 35% टंकी कितने समय में भर जाएगी? 35% टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपसे पूछा है। बता सकते हो जी भाई साहब? घरे बैठे हो? यस, आपसे कह रहा हूं। ये ब्लैक टी शर्ट आपसे कह रहा हूं भाई साहब। हाँ, डरो मत यार। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लॉकडाउन से डर रहे हो? एनर्जी लॉकडाउन। चलो, ये तो याद रहेगा। इस जीवन में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लॉकडाउन देखे, है ना? मतलब यार हम कितने मतलब अजीब लोग हैं। खुशकिस्मत तो मैं नहीं कहूंगा, कितने अजीब लोग हैं। अपने जीवन में नई नई चीजों की मतलब हम लोग फील कर रहे हैं। हम लोग ने लॉकडाउन देखा जो हमसे पहले किसी ने भी नहीं देखा। हमारे जो पूर्वज थे। हम अब एनर्जी लॉकडाउन भी देखने की कगार पे हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल है ही नहीं। आप सोचो, पेट्रोल डीजल नहीं है कि इसका मतलब आप सोचते होगे कि अरे हमारे पास तो सर साइकिल है, हम तो साइकिल चलाएंगे। भाई पेट्रोल डीजल ना होने का मतलब समझ रहे हो आप? कि सारे पब्लिक व्हीकल्स बंद, बहुत कम चलेंगे। उसके बाद सबके प्राइवेट व्हीकल्स बंद। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं आ पाएंगे कि उनके गाड़ी में तेल ही नहीं बचेगा। आपको कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, आप ऑटो नहीं ले जा पाओगे क्योंकि ऑटो के लिए तेल ही नहीं बचेगा। आपको घर से कहीं और जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट है मान लो 15 किलोमीटर दूर, आप जा ही नहीं पाओगे। मान लो आपको सब्जी लेने जाना है, ग्रोसरी लेने जाना है, आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि कुछ साधन ही नहीं है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर एनर्जी लॉकडाउन लगा तो वही फील एक बार आपको आ जाएगी जो फील वैसे वाले लॉकडाउन में थी। ए और बी भरी हुई टंकी को 16-24 घंटे में खाली कर सकते हैं, सी 4 घंटे में भर सकता है। भाई यहां पर ए और बी खाली करने वाले हैं तो इनके ऊपर माइनस का साइन लगा दो। और ये 16 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, और सी जो है वो 4 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आएगा कितना? 48 आ जाएगा। 16 तिया 48 माइनस का, 24 दूनी 48 माइनस का, और 12 चौक 48 प्लस का, क्योंकि सी भरने वाला है। कह रहा है तीनों साथ खोले जाएं तो 35% हिस्सा, यानी कि ये अगर 48 है तो इसका 35% हिस्सा कितना होता है? 35/100। और ये किससे भरवाना है? तीनों से। तो ए बी सी अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो तीनों की क्षमता कितनी है? -3, -2 और +12। तो -5 + 12 कितना हो गया? +7। भाई 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा ना, तो 7 से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे कि सर 7 पंजू 35, 48 पंजे 240/100।
दो पंजे 10, दो से जाएगा 12 बार, तो 5 दूनी 10, दो सही 2/5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सभी का सही है क्या ये? नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? कोई भी एक बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, क्या चीज है जो इस सवाल में हमें कांस्टेंट प्रतीत हो रही है? सवाल कहता है कि व्यक्ति अगर 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ाकर 18 कर दे तो वह 24 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। क्या यहां पर समय कांस्टेंट नहीं दिख रहा आपको? भाई उसने एक समय को फिक्स कर दिया कि उस फिक्स समय में अगर अपनी रफ्तार को 12 से बढ़ा के 18 कर देगा तो वह 24 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। अगर उसने समय को फिक्स नहीं किया तो फिर भैया हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कितने समय वो 12 की रफ्तार से चला और कितने समय वो 18 की रफ्तार से चला। भाई समय की लिमिटेशन है, समय फिक्स है, तभी ये बात हुई है कि रफ्तार यहां से बढ़ाकर यहां करेगा तो 12 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, क्योंकि समय फिक्स है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है, समय फिक्स होता है, तो आप जानते हैं जो रेशियो चाल का होगा, कितना, 12-18, छोटा करो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, वही रेशियो, सेम रेशियो चली गई दूरी का होगा। जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा। उसने कहा 24 किलोमीटर अधिक, पहले चल रहा था 2 यूनिट, अब चलेगा 3 यूनिट, 1 यूनिट ज्यादा, जिसकी वैल्यू 24 किलोमीटर। और सवाल क्या कहता है? उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक तो यानी कि ये वाली, तो 2 गुणा 24। आपका जवाब होगा कि वास्तविक दूरी उसके द्वारा 48 किलोमीटर है जो चली गई है। एनी समस्या? नहीं समस्या। चलो ये देखो एक बार, पढ़ो आराम से, मैं साइड हो जाता हूं। कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी ई में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाता है। ये वाला जो पहला ग्राफ है, ये है ग्राफ कौन सा बच्चा? ये है उपस्थित। कक्षा 12 में, कक्षा 12 में 4 सेक्शन है, कक्षा 12 में 4 सेक्शन है, 5, सॉरी, ए बी सी डी ई 5 सेक्शन है कक्षा 12 में। आपके में कितने थे जब आप क्लास 12 में थे? कितने सेक्शन थे आपकी क्लास में, बताओ? तो यहां पर कक्षा 12 में 5 सेक्शन है। अब 5 सेक्शन में उपस्थित स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है। दो तीन सबके में नॉर्मली होते हैं, हमारे में एक ही था, दो तीन ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर उपस्थित लोग कितने हैं? 1800। और इन उपस्थित में से पास कितने लोग हुए हैं? केवल 800। ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, डिग्री चार्ट दिया हुआ है, ये 1800 लोगों का है। ये जो डिग्री चार्ट दिया हुआ है ये 800 लोगों का है। ये सेक्शन के अलग अलग कलर हैं, ये सेक्शन के क्या है, अलग अलग कलर हैं। तो यहां पर अब मैं सवाल दिखाता हूं। उसने बोला सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। ये वाला पाई चार्ट है उपस्थित का, ये वाला है पास का। उसने बात की है सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में यानी कि येलो कलर में उपस्थित कितने लोग थे वो निकाल लो, और सेक्शन सी यहां ग्रे कलर है, सेक्शन सी में पास कितने लोग हुए ये निकाल लो, और उपस्थित में से पास को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा फेल कितने लोग हुए हैं। ठीक है भाई? अच्छा, 5-5 भी थे किसी के में, क्या बात है यार, बड़े स्कूल में पढ़े हुए हो तुम तो फिर। तो यहां पर अगर मैं उपस्थित लोग निकालूंगा तो 100 डिग्री, टोटल डिग्री कितनी होती है? 360, और गुणा 1800। ठीक है भैया, गुणा 1800। तो हम कहेंगे 36 धाम 360, और 36 पंजे 180, और 10 पंजे 50, और 100 पंजे 500। यानी कि सेक्शन सी में उपस्थित कितने लोग हैं? 500, और पास कितने हुए हैं? 25%। परसेंट का मतलब बटे 100, परसेंट का मतलब बटे 100, और कितने हैं? 800।
तो 25 अट्ठे 200, यानी कि भाई साहब बात समझ में आ गई क्या कि भैया अगर 500 लोग उपस्थित हैं तो उसमें से 200 लोग पास हुए हैं। अगर 500 लोग उपस्थित हैं तो उसमें से 200 लोग पास हुए हैं। उसने कहा फेल कितने लोग हुए, अनुत्तीर्ण कितने लोग हुए। तो अगर मैं फेल की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर उपस्थित 500 लोग हैं। भाई यहां डिग्री की बात हो रही है, ये डिग्री है तो टोटल डिग्री 360 होती है, इसीलिए 360 से डिवाइड किया। तो पास कितने लोग हुए, 200। तो भैया आप कहेंगे सर 300 लोग हैं जो फेल हो गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा 110, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, 110 आएगा क्या? फिर तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। 550। ठीक है, तो 550 में से अगर आप कितना 200 माइनस करते हो, अच्छा फिर यहां पर ए बी सी, तो यहां पर ए बी सी डी ई, ओके। 550 में से अगर 200 जाएगा तो 350 आएगा ना। 350 आना चाहिए। फिर ये वाला सी होगा क्या? अच्छा मैंने ये वाला सी ले लिया क्या, ओ हो, ये तो लफड़ा हो गया भैया, ये तो मैंने बेइज्जती वाली बात कर दी। सी मैं कैलकुलेट ही यहां से कर रहा था, आपने उस टाइम बताया नहीं, थोड़ी सी गलती मेरी थोड़ी सी आपकी, थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी आपकी, तभी तो मैं कह रहा हूँ सी में कंफ्यूज हो गया। ये है सी, ये रहा सी, ग्रे कलर, ये डी है। तुम्हारी भी गलती मेरी भी गलती, ओके। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इससे मुझे पता तो चल रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे कमेंट्स को देखकर। नहीं तो कोई अच्छा सवाल आता है, कमेंट इतने स्लो हो जाते हैं, लगता है कि 10 12 15 लोग ही बैठे हैं क्लास में। एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 41, महिलाओं की 25। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या, एलिगेशन लगा दो। जब भी दो ग्रुप्स की बात हो, महिला और पुरुष, दोनों का अलग अलग एवरेज दे रखा हो, कंबाइंड एवरेज दे रखा हो, मिला जुला कर दोनों का, तुरंत एलिगेशन लगाओ। यहां पर दो कैटेगरी के लोग हैं, मेल और फीमेल। भाई दो कैटेगरी के लोग हैं, मेल और फीमेल। सवाल कहता है पुरुषों की औसत आयु 41, महिलाओं की औसत आयु 25, और सबकी 96 लोगों की औसत आयु 32। तो जो सबकी औसत आयु है उसे 32 बीच में रखेंगे। बड़े में से छोटा घटाना है 7, बड़े में से छोटा घटाना है 9। तो ये जो नीचे रेशियो आएगा ये आएगा संख्या का, और संख्या तो टोटल 96 लोग हैं, तो हम कहेंगे 9 और 7 16 यूनिट की वैल्यू 96। एक यूनिट की वैल्यू 16 छिक्कम 96। क्या पूछा उसने? उसने पूछा फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या, तो आप कहेंगे 9 गुणा 6। भैया फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या कितनी है, 54, 54। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्या करेक्ट है हम? बोलिए। चलो, एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई, तो सैड। शेष में से 10% घायल हो गए और शेष का 10% लापता हो गए। तो शेष पुरुषों की संख्या 3645 है, तो मूल जनसंख्या कितनी थी? शेष जनसंख्या, पुरुष की संख्या नहीं कह सकते हम, जनसंख्या बोलेंगे। शेष जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये ठीक है। ठीक है, पुरुष महिलाओं का तो अलग अलग यहाँ हो ही नहीं सकता है ना। तो शेष जनसंख्या 3645 है, तो मूल जनसंख्या कितनी थी बताइए। वन लाइनर मेथड लगा दो। भाई मूल जनसंख्या हमें नहीं पता, मैंने मान लिया मूल जनसंख्या ए है।
अब सपोज सवाल ने बोला कि 10% बाढ़ में खो गई, तो अगर 10% बाढ़ में खो गई तो कितने परसेंट लोग बचे होंगे? सर 90% लोग बचे होंगे। फिर कह रहा है जो ये लोग बचे हैं ना शेष, ये कह रहा है जो शेष लोग बचे हैं उनमें से 10% घायल हो गए, तो भैया फिर बचे कितने? आप कहेंगे सर फिर अगेन 90% बचे हैं। फिर कह रहा है जो बचे हैं ना, वो कह रहा है कि वो 10% लापता हो गए, तो भैया फिर 90% बचे होंगे। और कह रहा है फाइनली जो बचे हैं वो 3645 है। यहां पर ए की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से बताइए कितना बन रहा है। 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 729, 7 पंजे 35। ये 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब 729 होता है ना, और 729 की अगर आप 5 में गुणा करोगे तो 3645 आएगा, क्योंकि भैया 7 पंजे 35 और 29 पंजे 145, तो टोटल कितना हो गया? 3645। 9 का क्यूब आप या तो एक एक 9 9 करके काटो, या मैंने कहा 9 गुणा 9 गुणा 9 729 होता है, और उसको 5 से गुणा करेंगे तो 3645। अब नीचे कितनी जीरो है? केवल 3, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो भैया मूल जनसंख्या कितनी मिल गई? मूल जनसंख्या मिल गई 5000। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे बढ़ सकता हूं। दो संख्याओं का योगफल 35, गुणनफल 150, उनके व्युत्क्रम का योग और व्युत्क्रम के अंतर, इन दोनों का HCF बताओ। व्युत्क्रम का योग और व्युत्क्रम का अंतर और उनका भी HCF। सबसे पहले मैं मान के चलूंगा कि वो संख्या A और B है। अगर मैं इनका व्युत्क्रम करता हूं तो इसका हो जाएगा 1/A और इसका हो जाएगा 1/B, रेसिप्रोकल। सवाल ने बोला व्युत्क्रम का योग करो और व्युत्क्रम का अंतर, डिफरेंस करो। तो जो मुझसे पूछा पहले मैं वो कर रहा हूं। तो अगर मैं व्युत्क्रम का योग करता हूं तो मुझे मिलता है 1/A प्लस 1/B, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा B प्लस A अपॉन AB। और अगर मैं व्युत्क्रम का अंतर करता हूं तो ये आएगा B माइनस A अपॉन AB। ठीक है, ये तो आ गया व्युत्क्रम का योग, ये आ गया व्युत्क्रम का अंतर। अब हमें यहां से एक बात क्लियर रहेगी कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए एक तो A गुणा B, गुणनफल 150 दिया हुआ है दोनों संख्याओं का। हमें चाहिए A प्लस B, संख्याओं का योगफल 35 दिया हुआ है। और तीसरी चीज जो हमें चाहिए B माइनस A, यानी कि अंतर, वो नहीं दिया हुआ हमें। तो हमें एक नया फॉर्मूला, याद होगा मैंने क्लास में आपको सिखाया है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया B प्लस A, B प्लस A और B प्लस B की बात हो रही है ना, कि होल स्क्वायर में से अगर आप B माइनस A का होल स्क्वायर माइनस करते हो तो आपको 4AB मिलता है। भाई अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर ऐसे ही B प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर करते हो तो 4AB मिलता है। तो B प्लस A कितना है मेरे पास? 35, और B माइनस A मुझे चाहिए बराबर 4, और AB कितना है? 150। तो ये आएगा 5 पूरे 25, 1225, और इधर आकर 600 माइनस हो जाएगा इसमें से, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 625। और B माइनस ए का स्क्वायर हटेगा तो यहां पर B माइनस ए कितना बचेगा? तो B माइनस ए कितना हो गया? 25। भाई अंडर रूट ऑफ 625 कितना हो गया? 25। इतनी बात क्लियर है। अब हमें सवाल ने बोला है, यहां कर देता हूं मैं इसको सॉल्व, है ना, यहां कर दूं। तो B प्लस ए कितना है? 35, और ए बी यानी कि गुणनफल कितना है? 150, और B माइनस ए हमने कितना निकाला? 25, और गुणनफल कितना है? ए बी 150। भैया हमें इसका HCF निकालना है। क्या किसी भी फ्रैक्शन का HCF निकालने में कोई समस्या है? किसी भी भिन्न का HCF निकालने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्याओं का HCF, यानी कि HCF ऑफ 35 और 25 और LCM ऑफ 150 और 150,
तो यहां से तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25, और 150 का एलसीएम 150 ही होता है। तो आप कहेंगे कि सर 5 एकम 5, 5 तिया 15। आपका जवाब कितना हो गया बच्चा? 1/30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट क्वेश्चन है जो हेड ऑपरेटर 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जो तुक्के लगा रहे थे प्लीज जरूर देखें सामने। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1600 किलोमीटर, हवाई जहाज द्वारा 400 की रफ्तार से 1000 किलोमीटर, और कार के द्वारा 50 किलोमीटर की रफ्तार से 200 किलोमीटर जाता है। एवरेज स्पीड बता दो। जितना बड़ा सवाल दिखने में लग रहा है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो मैं ईमानदारी से बता देता, क्योंकि यहां उसने औसत चाल पूछी, और औसत चाल हम सभी जानते हैं, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां पर हमें दूरी अगर हमें निकालनी है तो 80 की रफ्तार से 1200 किलोमीटर, 40 की रफ्तार से 1600 किलोमीटर, भैया 400 की रफ्तार से 1000 किलोमीटर, 50 की रफ्तार से 200 किलोमीटर। जितनी भी डिस्टेंस है सबको जोड़ लो, तो आप कहोगे 12 और 16 कितना होता है? 28 और 10 38, 38 और 2 40, यानी कि कुल दूरी तो हो गई 4000 किलोमीटर। अब हमें निकालना है कुल समय। क्या निकालना है? कुल समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चा? दूरी बटा चाल। और दूरी क्या है? 1200 किलोमीटर। चाल कितनी है? 80। तो हम कहेंगे 1200 बटे 80। फिर अगले पे आ जाओ, दूरी कितनी है भैया? 1600 किलोमीटर। चाल कितनी है? 40। तो 1600 बटा 40। फिर आगे आ जाओ, फिर कह रहा है दूरी है जी 1000 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 400। आगे आ जाओ जी, दूरी कितनी है? 200, और चाल कितनी है? 50। दूरी बटे चाल करके हमने क्या निकाल दिया? समय निकाल दिया, और सबको जोड़ते चले गए, कुल समय आ गया। क्या ये छोटी सी कैलकुलेशन करने में आपको टफ लग रहा है सवाल? अगर टफ लग रहा है तो फिर अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है भैया। ये जाएगा पूरा 15 बार, ये जाएगा पूरा 40 बार, ये जाएगा पूरा 8 बार, 4 बार सॉरी, 50 चौके 200, और ये जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2.5, 2.5 बार। तो कितना आ गया? 4000 बटे 15 और 40, 55, और 4 59, 59 और 2 61.5। ये कैलकुलेट कर लो, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0। 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 या 40, 8000। कैलकुलेट करना जरा, कितना आएगा? 12 सत्ते 84, ज्यादा हो जाएगा। 12 छिंग 72। तो अगर मैं 6 से जाता हूं तो कितनी बार जाएगा ये भाई? 623 छिक्के कितना होता है? 138, 738, आगे कितना बचेगा? 62 और 0, तो 12 पंजे 60। ये लगभग 5 बार जा रहा है क्या? अप्रोक्सीमेट 5 बार। तो ये 123 से जब मैंने 8000 को काटा तो लगभग 65 बार गया। एक ही ऑप्शन है जो 65.04 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। सभी का आ रहा है क्या? आगे बढ़ सकता हूं? यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अब उसने, ये जेल ऑर्डर में आया हुआ सवाल है, उसने बोला बराबर आयतन, वॉल्यूम बराबर है, दो सिलेंडर हैं, दो बेलन है, तो सिलेंडर 1 सिलेंडर 2। भैया उसने बोला उनकी त्रिज्या, रेडियस का रेशियो कितना है? 3:1। सबसे पहले मुझे बताओ
कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला। आप कहेंगे सर उसकी हाइट को h1 और h2 मान लो, हाइट को क्या मान लो, h1 और h2 मान लो। उसने बोला है समान आयतन है दोनों के, आयतन। तो अगर मैं इसका आयतन कहूंगा तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और h, और इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इंटू h2। और उसने समान आयतन बोला है तो आयतन बराबर कर दो। तो यहां पाई से पाई गया, ये आएगा 9h1 बराबर 1h2। तो बच्चा यहां से h1 और h2 कितना आ गया भाई, h1 के सामने 1 और h2 के सामने 9। देखो कितना सिंपल हो गया, ऑप्शन सी। क्या किसी को प्रॉब्लम है? उल्टा मत कर देना, 9 1 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। एक परीक्षा में छात्र का औसत अंक 63 है, प्रति पेपर है। यदि उसने भूगोल में 20 अंक और इतिहास में 2 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो उसका प्रति पेपर औसत 65 हो जाता। बताइए कितने परीक्षा में पेपर थे? ये कोई कर सकता है क्या? थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है और बहुत आसान है, शायद पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। आपने अगर रटा नहीं है वो चैप्टर एवरेज जो मैंने पढ़ाया तो आप कर जाओगे इसे। जहां मैंने आपको ये बताया था कि अगर औसत बढ़ता है इसका मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी बढ़ेंगी। मान लो औसत अगर आपका, उसने बोला औसत 63 है और 63 से बढ़ के 65 हो गया, औसत कितना बढ़ा, 63 से 65 2। इसका मतलब है जितने भी पेपर रहे होंगे वो सब दो 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 बढ़े होंगे। अब ये एवरेज जो है छात्र का 63 प्रति पेपर, ये 65 प्रति पेपर हो गया। कितना एवरेज बढ़ा? आप कहेंगे सर एवरेज 63 से 65 हुआ है प्लस का 2। इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह है कि अगर उसने भूगोल में 20 अंक और इतिहास में 2 अंक ज्यादा प्राप्त किए होते, ये उसके अंकों को बढ़ाया गया, अंकों को बढ़ाया गया जिसकी वजह से एवरेज बढ़ा। तो अंक टोटल वृद्धि कितने की हुई है? टोटल वृद्धि भाई भूगोल में 22 अंक की और 20 की, सॉरी, और इतिहास में 2 अंक की, तो टोटल वृद्धि हुई है 22 की। टोटल वृद्धि कितने की हुई है? 22 की। और इसी वृद्धि की वजह से उसका जो एवरेज है वो 63 से बढ़ के 65 हो गया, यानी कि एवरेज 2 इंक्रीज हुआ है इसी की वजह से। तो अगर हमें संख्या चाहिए कि पेपर की संख्या क्या रही होगी, तो आप इस वृद्धि से एवरेज जो बढ़ा है उसको डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर संख्या रही होगी 11। कितनी संख्या रही होगी? 11 पेपर रहे होंगे। बात क्लियर है? भाई मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बेसिक चीज आप जानते हैं, योग बराबर क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई बाई संख्या, यही होता है ना। तो संख्या हमें निकालनी है, एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? 2 की। तो 2 गुणा संख्या बराबर योग कितना है? 22। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर संख्या निकालनी थी तो मैंने योग बटा एवरेज कर दिया। तो योग कितना है? 22, और एवरेज कितने की वृद्धि हुई? 2 की। तो मैंने ये कर दिया, मुझे संख्या मिल जाएगी। आगे चले। साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंक में निवेश किए गए टोटल 2 लाख रुपए 2 भागों में बांटे गए। एक पर 4% वार्षिक ब्याज की दर, दूसरे पर 6% वार्षिक ब्याज की दर। एक साल में ओवरऑल ब्याज 4.7% होता है। तो बताइए प्रत्येक बैंक में कितना पैसा जमा किया गया? कौन सा मेथड है? आपके अंदर से आवाज आ रही है कि यार ये मेथड लग सकता है। भाई 2 लाख को 2 भागों में बांटा, एक को 4%, दूसरे को 6%। एक साल बाद दोनों पे 4.7% ब्याज मिला। तो क्या मैं यहां एलिगेशन नहीं लगा सकता हूं? बिल्कुल लगेगा, दौड़ के लगेगा। भाई एक भाग को 4%, दूसरे भाग को 6%, और ओवरऑल जो एक साल में हमें ब्याज की दर मिली वो 4.7%। बड़े में से छोटा ये जाएगा 0.7, ये बड़े में से छोटा क्या बचेगा? 1.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, रेशियो बचा 13:7 का, और यही रेशियो बटेगा
2 लाख में। ठीक है, तो हम कहेंगे 13 और 7 20 यूनिट की वैल्यू 2 लाख। 5 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। और 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 1,30,000। 7 यूनिट की वैल्यू 70,000। आप कहेंगे सर 1,30,000 और 70,000। दो संख्याओं का गुणनफल 6250, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाए तो भागफल 10 आता है। संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा? दो संख्या, भाई मैं मान लेता हूं एक संख्या ए, ये बी, ये मान लो बड़ी है और ये मान लो छोटी है। तो सवाल कहता है कि दोनों का गुणनफल ए गुणा बी कितना है? 6250। बात ये नहीं है, बात तो अगली लाइन में है। उसने कहा बड़ी संख्या को छोटी से भाग दो तो भागफल आता है 10। तो अगर मैं बड़ी को छोटी से भाग देता हूं तो बड़ी ऊपर रखो, छोटी को नीचे रखो। भाई बड़ी को छोटी से भाग दे रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर रहेगी और छोटी संख्या नीचे। और कह रहा है ऐसा करने पर भागफल 10 आता है, यानी कि बराबर आता है 10। तो ए बराबर क्या कह सकता हूं मैं? 10b। भागफल का मतलब है बड़ी संख्या ऊपर छोटी नीचे, तो जो बराबर वैल्यू आएगी करके वो भागफल होती है। तो ए बराबर कितना आ गया? 10b। अब यहां पर रख दो ए की वैल्यू को। अगर मैं ए की वैल्यू को 10b रखता हूं और b है ही हमारे पास, तो 6250। जीरो से जीरो गया, बी स्क्वायर बराबर 625। तो b कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 625। कितना आ गया? 25। और b अगर 25 है तो भैया a कितना हो जाएगा फिर? 10b, यानी कि 250। दोनों का योगफल पूछ रहा है वो, a प्लस बी का। कितना आएगा? 275। क्या सही है? 275 सभी का आ रहा है। भाई दोनों को जोड़ दिया ना, इन दोनों को। ये है हमारे पास 250, ये है 25। 250 और 25 जोड़ेंगे तो 275 हमें मिलता है। बताइए। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है। नदी 13.5 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ रही है। उसे किस स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं किसी स्थान पर? तो बताइए उस स्थान की दूरी क्या होगी? क्या जब नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई और वापस आ गई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और वापस आ गया। कौन सा वो फॉर्मूला है समय चाल दूरी का जिसे मैं यहां पर यूज कर सकता हूं? बताइए। मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, तुम ही बताओगे मुझे अब। यस, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला 2ab अपॉन a प्लस बी। भाई सही बात है ना, कि जब मैंने दो पॉइंट को फिक्स कर दिया, अब नाव यहां से यहां गई है। देखो हमें b की वैल्यू दे रखी है 40.5 और w की वैल्यू कितनी है? 13.5। तो जब नाव इधर से जाएगी तो सपोज b प्लस डब्ल्यू से जाएगी, तो जब वापस आएगी तो b माइनस डब्ल्यू से आएगी ना। भाई अगर नाव नदी में गई तो या तो वो धारा के साथ जाएगी या धारा के विपरीत जाएगी। अगर वो धारा के साथ गई तो आएगी विपरीत दिशा में, या फिर अगर वो विपरीत दिशा में गई तो आएगी धारा के साथ। एक ही बात हो सकती है। तो मैंने कहा धारा के साथ गई और विपरीत दिशा में आई। ओके, तो b प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 40 और 13 53 और 1 54। और वापिस आएगी तो 40 में से 13 गया, कितना जाएगा आपका? 27। यानी कि 54 की रफ्तार से गई और 27 की रफ्तार से वापस आई है वो नाव। अब सवाल कहता है कि भैया आने और जाने में टोटल 90 मिनट का समय लगा, तो फॉर्मूला होता है हमारा 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर कुल दूरी आने और जाने की
मान लो 2D, सॉरी, मान लो हमने d डिस्टेंस मान लिया, तो कुल दूरी आने और जाने की बटे कुल समय, कुल समय, तो 2 गुणा जाने की रफ्तार 54, आने की रफ्तार 27, बटे a प्लस बी, 54 और 27 81। कुल दूरी, कुल दूरी का मतलब यहां से यहां तक की नहीं है, समझो। कुल दूरी का मतलब है जाने में d, आने में d, टोटल डिस्टेंस कितना है 2d। और कुल समय उसने दिया हुआ है, आने और जाने में समय टोटल 90 मिनट लगता है। कितना? 90 मिनट। इसको 60 से भाग दे दो, इसको क्या दे दो? 60 से भाग दे दो घंटे में चेंज करने के लिए। तो जो ये 60 है ये ऊपर चला जाएगा, इसको मैं रफ करके ऊपर ही ले जाऊं यहां। कोई ये तो नहीं कहेगा 60 कहां से आया। ये 90 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड करके घंटे में बदला है। कैलकुलेट कर लो, डी की जो वैल्यू आएगी आपका जवाब वही हो जाएगी। 27 लिखो 24 की जगह। हाँ 27 ही तो लिखा है मैंने, 24 कहाँ लिखा है? 27 ही तो है, कहाँ लिखूं 27 बताओ, कहाँ लिखूं 27? 24 कहाँ लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं भी 24 लिखा हुआ। चल गया दिमाग, कोई बात नहीं। 27 तिया 81, 3 से जाएगा 18 बार, और 18 दूनी 36 बराबर 30 दूनी 60, 30 तिया 90, ये हो जाएगा 2 दूनी 4d बटे 3। तो 4 नाम 36 और 3 की 9 में गुणा हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा 27। तो डी की वैल्यू 27, यही आपसे पूछा था। क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू 27। क्या सही है? अच्छा सवाल है भाई ये, यूपीएसआई में पूछा गया। एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एम जो है वो एन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि एम 20, एन 70, एन 50, एम कितना? अनुकिरमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आपने पढ़े हैं, तो अगर उसने व्युत्क्रमानुपाती बोला है एम एन के, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 1/, में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1/। में। तो आपको अगर ये वाला साइन हटाकर बराबर का साइन लिखना है, तो भैया एक कांस्टेंट टर्म के जुड़ता है। के क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट स्थिर संख्या है, जो इस वाले साइन को इसमें बदलने पर लग जाती है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि हमें सवाल की वैल्यूज को रखने पर निकालनी पड़ती है। अब सवाल ने बोला m अगर 20 है तो n 70 है। m अगर 20 है, m अगर 20 है तो n कितना है? n 70 है। इधर गुणा करेंगे तो k कितना आ जाएगा? 1400। अब ये जो मैंने बोला कि k एक फिक्स टर्म है, इसकी वैल्यू 1400 मिल गई। अब दोबारा उसने बोला कि अगर n 50 है तो m बताइए। अगेन हम यहीं पर रखेंगे, m की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू 1400 रखो, और n की वैल्यू को कितना बोला इस बार उसने? 50। तो ये जाएगा 28 बार, तो m कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा बच्चा? 28। ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखाए जाते हैं। चलें आगे। 10 महिलाएं किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेती हैं, जबकि 6 पुरुष 8 दिन में उस काम को कर देते हैं। यदि 12 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद 6 पुरुष काम करना छोड़ देते हैं, तो 5 महिलाएं उनके साथ आ जाती हैं, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? करिए सॉल्व। आसान है, टफ नहीं है ये। भाई 10 महिलाएं, 10 महिला, एक महिला की क्षमता को F मान लो और एक पुरुष की क्षमता को M मान लो। उसने कहा 10 महिलाएं, यानी कि 10 फीमेल किसी काम को 6 दिन में कर देंगी, वही काम 6 पुरुष कितने दिन में? 8 दिन में। तो क्या यहां से महिला और पुरुष की क्षमता का रेशो निकाल सकते हो आप बड़े आराम से? 6 से 6 गया, 2 पंजो 10, 2 चौको 8। तो M और F का रेशियो कितना आएगा भाई? पुरुष के सामने 5,
और महिला के सामने 4। अब जैसे ही हमें पुरुष और महिला की क्षमता पता चली, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे टोटल वर्क, कुल काम। और कुल काम कैसे आएगा? या तो महिला की क्षमता को यहां रखो या पुरुष की क्षमता को यहां, किसी से भी सेम आएगा। मैं 4 यहां रखता हूं, तो 4 अगर मैंने यहां रखा तो 10 चौक 40 गुणा 6, ये ओरिजिनल वाला। तो टोटल वर्क आ गया 240। कितना आ गया? 240। सवाल कहता है कि 12 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद 6 पुरुष काम छोड़कर चले गए। तो 12 पुरुष ने 2 दिन में कितना काम किया है? 12 पुरुष ने 2 दिन में कितना काम किया? तो m की जगह 5 रखेंगे, 12 पंजे 60 गुणा 2, 120। अब रिमेनिंग काम कितना बचा है शेष? आप कहेंगे 240 टोटल था, 120 हो चुका है। 12 पुरुष ने 2 दिन काम किया सवाल के अकॉर्डिंग। m की वैल्यू 5 रख दो, तो 12 पंजे 60 गुणा 2, भैया 120 यूनिट काम और बचा है। 120 यूनिट काम और बचा है। अब अच्छा, ये 16 होगा। ठीक है, फिर ठीक कर लो इसे। फिर ये 8 दूनी 16 होगा, और ये 2 तिया 6 होगा, तो फिर ये 3 हो जाएगा। अरे अरे अरे, 10 फीमेल किसी काम को 16 दिन में, तो 6 मेल उसी काम को 8 दिन में। 8 दूनी 16, 2 तिया 6। तो मेल और फीमेल, मेल के सामने 10, फीमेल के सामने 3। फिर टोटल वर्क चेंज हो जाएगा। तो फीमेल 10 तिया 30 गुणा 16, 480। तो 12 मेल ने 2 दिन काम किया, तो 12 गुणा 10 गुणा 2, 120 दूनी 240, तो 480 माइनस 240, तो काम कितना बचा? 240। अब कह रहे हैं कि भैया 2 दिन के बाद 6 पुरुष काम छोड़कर चले गए और 5 महिलाएं आ गई, तो 12 पुरुष में से 6 पुरुष चले गए, तो 6 पुरुष बचे होंगे, और 5 महिलाएं आ गई, तो प्लस 5 फीमेल। तो m की जगह 10, f की जगह 3 रखो, तो 10 छिक्के 60 प्लस 5 तिया 15, कितना आ गया? 75। अब जो काम होगा वो 75 की क्षमता से होगा, तो 240 बटा 75 कर दो, जल्दी से बता दो कितना आएगा। आप कहेंगे 15 5 75, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, तो 16/5 दिन में अब काम पूरा होगा। और टोटल टाइम पूछा है शायद उसने, ठीक है, उसने पूछा है टोटल टाइम कितने, टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा। उसने शेष वर्ड यूज नहीं किया। तो जो बच्चे शायद गलती कर गए, कुछ कुछ गलती कर गए हो आप लोग जल्दबाजी में, आपने 16/5 निकाला है शेष काम को करने का समय, उसने पूछा है टोटल टाइम, तो ये 2 दिन भी इसमें जुड़ जाएगा। तो आपका जवाब आएगा 16/5 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 16, 26/5। आपका जवाब कितना आएगा? 26/5, ना कि 16/5। ये आप शायद गलती कर गए हो। ऐसे कितने बच्चे हैं थम्स अप करके बताओ जो इस सवाल में गलती कर गए? मैंने तो थोड़ी कैलकुलेशन में करी, आप तो सीधा आंसर में ही कर गए। क्यों? उसने टोटल काम को करने का समय पूछा था। चलिए आसान आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1280 है। दोनों मामलों में ब्याज 25% है। मूलधन बताओ। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं आप क्या? R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। क्या यही फॉर्मूला होता है जब हमें 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर हो? बोलो। यही होता है ना भैया, 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। तो आर कितना है? रेट। तो 25/100 बराबर अंडर रूट में
डिफरेंस कितना है 1280, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। 25 एकम 25, 25 चौके 100। इधर से अगर मैं रूट हटाता हूं तो इधर वर्ग बन जाता है, 4 चौक 16, 1280 बटे पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी कितना आ जाएगा, 1280 गुणा 16, 0 16 128, 16 दूनी 32 और 12 44, 16 कम 16 4 20। तो मूलधन कितना आ गया बच्चा, 20,480 रुपए। बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 साल के सीआई एसआई का जब भी डिफरेंस हो, ये फॉर्मूला जिंदाबाद। आ जाइए इस पे, देखते हैं क्या है। बोलिए भैया आप। हाँ जी, जवाब दो। दी गई तालिका 6 वर्षों में 1924 में कंपनी 1 2 3 4 5 पेंसिल की बिक्री को दर्शाती है। ये कंपनी है 2 3 4 5, और ये अलग अलग वर्ष हैं। ये 2019 में पांचों कंपनी की बिक्री, ये 2020 में पांचों कंपनी की बिक्री, ये 2021 में, ये 22, ये 23, ये 24। अलग अलग वर्षों में कंपनियों की बिक्री को दिखाया गया है। सवाल कहता है वर्ष 2021 में किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिल बेची, और ये यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है, अभी लेटेस्ट। तो 2021 ये कंपनियों की बिक्री है, किस कंपनी ने सबसे ज्यादा पेंसिल बेची, ये पूछने का सवाल था क्या। 180, कंपनी 5। भाई इस लाइन में देख लो, सबसे ज्यादा है 180, कंपनी 5। तुम्हारा पेपर बन जाए ऐसा, क्या होगा फिर। और लोग कह रहे हैं कि अंकित सर ने बहुत हाई कट ऑफ लगा दी यूपीएसआई की, जो कल वीडियो बनाई थी। भैया जब पेपर ऐसा आएगा तो क्या करें, हम अपनी तरफ से थोड़ी कट ऑफ बनाते हैं, या हम जो बनाते हैं वही कट ऑफ वो मान लेते हैं। हम तो वो कट ऑफ बनाते हैं जो डेटा के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग बनती है। अब वो ज्यादा बने कम बने डिपेंड करता है। इतने आसान पेपर आएंगे तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ना। सॉल्व करो, आसान सा सवाल है ये तो। ऊपर तो 2x+3 है, इसको सॉल्व कर लो पहले। इसको 18/3 कितना होता है, 6 गुणा 4 + 2, है ना भाई। 18/3 होता है 6, 6 की 4 में गुणा करेंगे, 2 जोड़ दो, तो ये आ गया 26। इसको जोड़ेंगे 12 तिया 36, और उसमें 5 जोड़ेंगे, तो यहां से कितना आ गया 41। ये आ गया 4/2 2, और 2 की 2 में गुणा करेंगे, कितना आ गया 4। तो क्या मिला, 2x+3/26 बराबर 41/4। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 13 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x+3 दूनी 6, 13 की गुणा करेंगे, 13 चौके 52 और 1 53। तो यहां से 4x कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस कर दो, 527 हो गया। तो यहां से x बराबर कितना होगा, 527/4। कितना आएगा 13, 131 पॉइंट समथिंग। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। सभी का आ रहा है क्या, 131.75। लॉक कर दें। किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। चौड़ाई जो है वो लंबाई का 60% है। कह रहे मैदान का परिमाप 800, क्षेत्रफल बताओ। भाई अगर मैं लंबाई चौड़ाई का रेशियो पूछूं, उसने बोला जो चौड़ाई है लंबाई का 60%। लंबाई अगर 100 है तो चौड़ाई कितनी है 60। 20 तिया 60, 20 पंजो 100। ये अनुपात है। क्या मैं इसको 5r और 3r कह दूं। किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या जब आप मानते हो, आर लगा देते हो। उसने पैरामीटर यानी कि परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर, तो वो होता है 2l+b। 5 और 2, 5 3 8 दूनी 16r बराबर 800। तो 16 पंजू 80। तो r बराबर कितना हो गया 50। अब r बराबर 50 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 रखो 250, और 50 तिया 150। ओके। एरिया कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, 250 गुणा 150।
ये 2 जीरो यहां रखो, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 37,500 रुपए। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। सिंपल था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और अच्छा सवाल है। 1 लीटर, 750 ml और 650 ml, 3 दूध की बोतल हैं, जिनमें दूध का परसेंटेज 45, 50 और 60% है। एक ही कंटेनर में खाली कर दिए गए, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत। एवरेज मेथड लगा दो। एवरेज मेथड कैसे? 1 लीटर को मैं 1000 ml कह सकता हूं, फिर 750 ml, फिर 650 ml, 3 कैटेगरी बनाई। अनुपात ले लो, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 15 बार और 5 से जाएगा 13 बार। आपने क्या किया, जो क्वांटिटी थी अनुपात ले लिया। अब पहले वाले में दूध कितना है, 45%, दूसरे वाले में 50% और तीसरे वाले में 60%। क्या एवरेज में आपने ये चीज सीखी कि अगर हमें संख्या का रेशियो दे रखा हो, उनका एवरेज दे रखा हो, तो मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो और डिवाइड कर दो टोटल संख्या से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। यह आ गया 900, ये कितना आ गया, 15 5 75, 750, ये कितना आ गया, 13 छिंग 78, 780। तीनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 8 5 13, ये आ गया 2430। कितना आ गया टोटल, 2430%। आपका आंसर एक कदम दूर है। 2430% को डिवाइड करना है टोटल संख्या से। 20 और 15 35, 35 और 13 48 से। हो गया सवाल आपका। जो भी आएगा बिल्कुल सही है, जो भी आएगा बिल्कुल सही जवाब है। आपने पहले जो क्वांटिटी, जो क्षमता थी 1 लीटर 750 ml, 650 ml, अनुपात लिया, जितना दूध का परसेंटेज था वो लिखा। उसने बोला मिश्रण में दूध का परसेंटेज, यानी कि आपसे वो औसत प्रतिशत पूछ रहा है। तो औसत प्रतिशत के लिए पहले गुणा करके योग निकाला, टोटल योग निकाला और डिवाइड कर दिया कुल संख्या से। औसत होता है योग बटे संख्या। आसान था। तो 48 पंजे 240 होता है, बचेगा 3, यानी कि 50 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जो 50 पॉइंट समथिंग है, 625। क्या बात सही है? 50.625। चलिए ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे। आज का क्वेश्चन पेपर को कोई नहीं बोलेगा कि बहुत हार्ड था। 20 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अच्छे लेवल के रखे। बाकी 13 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी टू मॉडरेट थे। आप अगर ये चाहते हो कि 20 के 20 आसान कराओ, सर यूपीएसआई आसान आया था, हमारा भी आसान आएगा, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, मॉरल डाउन हो रहा है, आप बहुत हाई लेवल करा रहे हो, तो मैं केवल आज 5 क्वेश्चन, मैं खुद पेपर सेट करके 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अच्छे लेवल के थे, और वो मैं लेकर ही आऊंगा। आपको भाई अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि जो चीज अच्छे के लिए होती है थोड़ी सी परेशान तो वो करती है। आप अगर ये चाह रहे हो कि मैं 40 के 40 प्रैक्टिस सेट ऐसे करा दूं जिसमें आप 20 के 20 क्वेश्चन रोज करके जाओ मेरे पास से, और ऐसे बाजुओं को करके जाओ कि मैथ्स में तो अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। 40 प्रैक्टिस सेट करने के बाद पता चलेगा किसी ने कुछ हल्का सा सवाल पूछ लिया, हुआ ही नहीं, यार क्या पढ़ाया मास्टर ने 40 प्रैक्टिस सेट में, हमसे तो ये सवाल नहीं हो रहा। तो भाई मेरी जिम्मेदारी है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको हर लेवल के लिए जो एग्जाम में बन सकता है उसके लिए तैयार करके भेजना। जो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस बार सिलेक्शन लूंगा, वो पढ़िए। जिनको ये है कि आसान आसान चीज पढ़ रही है, तो यूट्यूब पर दुनिया आसान आसान चीज पढ़ाकर अपने फॉलोवर बढ़ा रही है, अपने व्यूज बढ़ा रही है। आप वहां से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।